क्लास में हम लोग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन फर्स्ट थिंग, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब कोई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। लाइक आपके पास में कोई वस्तु है, लाइक सपोज कीजिए कि आप अपने खेत में कोई चीज़ गेहूँ उगाते हैं और उस गेहूँ को मंडी में जाके बेच देते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिल जाता है। सेम ऐसा काम आप मंडी की जगह आप फॉरेन कंट्री में किसी दूसरी कंट्री के साथ करोगे, तो इसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो टोटल मिला के अगर कोई भी चीज़ को आप बाहर कंट्री से बाहर बेच रहे हो, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और कोई चीज़ को अगर आप बाहर से खरीद रहे हो, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। तो दीज आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है। तो एक तरह से ट्रेड में एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इट मीन्स कि फॉरेन कंट्रीज से खरीदना या बेचना। ठीक है। लोकल कंट्रीज में ऐसे ऐसी बात नहीं होती है कि लाइक लोकल जैसे कि आप मान लो अपने मार्केट में जाके मंडी में कोई सामान को बेचते हो, तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट इज यूज फॉर दी इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, और इम्पोर्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, और 1991 तक, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, तब तक सेवन्थ प्लानिंग कमीशन जब आया था, और सेवन्थ प्लान आया था, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, तब तक हमारे देश में एक तरह से क्लोज इकोनॉमी थी। हमारी क्लोज इकोनॉमी क्या होती है कि जो ना ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ना ज़्यादा इंपोर्ट करती है। बस सारी चीज़ें अपने देश में चीज़ें इतनी बनाती है जो देश वाले सब कंज्यूम कर लेते हैं, बाहर से ना उसका लेना देना कुछ होता है। क्लोज इकोनॉमी थी। पर 1991 में थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ और इकोनॉमी को दूसरे देशों के साथ में जोड़ा गया। और ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं आती थी, कुछ चीज़ें आती थी। लाइक पेट्रोल तो हमेशा से आता था बाहर से, तो कुछ चीज़ें बाहर से आती थी, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें का आयात निर्यात नहीं होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। बट 1991 के बाद में हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बदला। ठीक है। तो ये आपको 1991 के बाद में सब चेंज हुआ। अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो दो चीज़ों में हो सकता है, क्या तो गुड्स का हो सकता है या सर्विसेज का हो सकता है। गुड्स का मतलब सपोज कीजिए पेट्रोल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीदते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल, दैट इज गुड। गुड्स का मतलब वस्तुएं जिनको आप छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज इस तरह की होती है, कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लो एक बीपीओ में बैठे हैं कोई, मान लो टीसीएस एक कंपनी है, या इन्फोसिस एक कंपनी है जो गुड़गांव में बैठे हुए हैं, और उनके लोग क्या कर रहे हैं कि कॉल सेंटर में है, और अमेरिका के लोग उनको फ़ोन करते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, और यहाँ बैठे बैठे वो उसको सोल्व करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बैठे बैठे सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरह से सर्विसेज में भी हम लोग डील करते हैं, गुड्स में और सर्विसेज में। तो फर्स्ट वाला जब गुड में करेंगे तो फॉरेन ट्रेड ऑफ गुड्स, और सेकंड वाला फॉरेन ट्रेड ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। मर्केंटाइज भी बोलते हैं गुड्स को, कमोडिटीज भी बोल सकते हैं। फॉरेन ट्रेड ऑफ गुड्स, फॉरेन ट्रेड ऑफ मर्केंटाइज, फॉरेन ट्रेड ऑफ कमोडिटीज, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आपके लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी, जैसे कि मान लो कि आप मार्केट गए आज, और आपके पास में सपोज करो आपके पास में एक बगीचा है, और उस बगीचे में से मान लो आप टमाटर तोड़ के ले गए और मंडी में उस टमाटर को बेच दिया। तो वो जो टमाटर बिका वो 100 रुपये का बिक गया, तो आपने 100 रुपये में उसको मतलब एक तरह से सेल किया। पर उसी टाइम पे उसी दुकान पे, या सपोज करो उसके बाजू वाली किराना की दुकान से आपको चावल लेने थे। ठीक है। तो चावल आपके पड़े 120 रुपये के। तो टोटल मिला के आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हुआ? जो आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब जो बेचा, माइनस जो खरीदा। तो जो बेचा वो तो 100 रुपये का, और जो खरीदा वो कितना, 120 रुपये का। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया? -20 रुपीज़। मतलब आप खरीद ज़्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो। बैलेंस का मतलब ये होता है माइनस करना। तो ये फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, या बैलेंस ऑफ ट्रेड, उल्टा भी बोल सकते हो, ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो बोट होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स होती है।
सेम सर्विसेज का भी आप निकाल सकते हो। बैलेंस ऑफ सर्विसेज में सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होगा माइनस सर्विसेज ऑफ गुड्स होगी। जो हमारा पहला वाला पोर्शन है वो यूजुअली नेगेटिव रहता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स जनरली नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव रहता है? हम नेगेटिव कब हो सकता है? ये वाला चीज़ कब नेगेटिव हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट होगा, तभी तो नेगेटिव होगा ना। छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तभी नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमारे देश में ज़्यादातर बार ये रहता है कि एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें होती है। हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और यहाँ से बाहर कम भेजते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड यूजुअली नेगेटिव रहता है। ये कभी कभी पॉजिटिव हुआ है, अदरवाइज यूजुअली ये नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव क्या हुआ, अभी कोविड के टाइम पे भी एक बार पॉजिटिव हुआ। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए और क्या इंपोर्ट हमारा कम हो जाए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस देश को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेगी और उनसे बहुत सारा उत्पादन करना पड़ेगा। जब यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जब उत्पादन करेंगी तो क्या होगा, उनको कहीं ना कहीं तो सेल करेंगे। तो इंडिया हैज़ टू एक्सपोर्ट दीज थिंग्स टू अदर कंट्रीज़, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बट ये इतना आसान नहीं है, इंडस्ट्रीज़ लगाना ये सब इतना आसान तो नहीं है, कई सालों की चीज़ है। तो यूजुअली हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते नहीं हैं, पर इंपोर्ट्स हमारे चेंज होते रहते हैं। इंपोर्ट्स वाई इट इज़ सो? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है बाहर से लाता है उनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है किसका? क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल इनका। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है। तो पिछले कई सालों से आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें कम होती जा रही, कच्चे दाम की कीमतें बाहर आपको न्यूज़ मिलता रहता होगा, कीमतें कम होती रहती, कम हो रही है, कम हो रही है। तो जब वो कीमतें कम हो रही है तो ऑब्वियसली आप जो 100 लीटर पहले का, सपोज करो 100 लीटर आप पहले का कितने लेते थे, 100 रुपये का लेते थे, तो 100 लीटर कितने का हुआ? 10,000 का हुआ। अब सेम ही चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही तो 5,000 का हुआ। तो आपका इंपोर्ट कम हो गया ना, आपने सेम चीज़ों के लिए कम पैसे दिए तो आपका इंपोर्ट अमाउंट कम हो गया। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। सिंपल लॉजिक ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेम सर्विसेज के साथ में, सर्विसेज पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में क्या है, बहुत आईटी सर्विसेज वगैरह बहुत पॉपुलर है इंडिया की। तो ज़्यादातर सर्विसेज हमारी एक्सपोर्ट ही होती है। हम कम सर्विसेज लेते हैं फॉरेन कंट्री से। सपोज करो आप एक लॉयर हो, लॉयर मतलब वकील हो, और आप यहाँ पे बैठे बैठे ही फॉरेन इंग्लैंड की कोई कंपनी जिसको आपकी हेल्प चाहिए, आप बहुत जाने माने लॉयर हो, उसको आपकी हेल्प चाहिए कुछ ना कुछ, तो अब वो आपको फ़ोन करेगा वहाँ से। आप बोलोगे ठीक है मैं हेल्प करूँगा, मेरी इतनी फ़ीस है, ठीक है मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। तो वो बोलेगा ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, आप अपनी सर्विस दे रहे हो ना, गुड्स तो कुछ दे नहीं रहे हो, तो आप अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इंडिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम है इस तरह से कि सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है। तो ये जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज यूजुअली पॉजिटिव रहता है। पर याद रखिए जब हम कभी भी सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखे, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना मर्केंटाइज लिखा हुआ है, ना गुड्स लिखा हुआ है, ना सर्विसेज लिखा हुआ है, तो हमारी बात है कि हम ये पहला मर्केंटाइज की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स या मर्केंटाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ट्रेड डिफिसिट को क्या बोलते हैं? एक तरह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड डिफिसिट मतलब जिसमें कमी है, आपकी ट्रेड डिफिसिट कम पड़ गया। तो जब भी आपका एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिफिसिट। या हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा। तो इफ ट्रेड डिफिसिट, इफ दिस नंबर इज नेगेटिव, दैट दिस नंबर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव, then we can say that exports of all goods imported by export of goods is lesser than imports of goods। मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है, इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो इसलिए तो ट्रेड डिफिसिट होगा। ठीक है, ट्रेड में कमी होगी। ये नाम बार बार में आएगा, ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट, इसको याद रखना। थंब रूल याद रखो, इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, तो
ट्रेड डिफिसिट होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब आप लोग थोड़े सब लोग बड़े ही हो, थोड़ी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए क्या होता है ना। अब मैं उसके लिए कुछ ऐसा कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ट्रेड डिफिसिट जैसे आपका ट्रेड डिफिसिट है, सब सपोज करो आप दिन का जो कमा के कोई चीज़ों को बेचने जाते हो और 1,000 रुपये की बेच रहे हो और 1,100 रुपये की आप खरीद के लानी पड़ रही है आपको घर चलाने के लिए, तो योर ट्रेड डिफिसिट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो सकता है, ट्रेड सरप्लस, मतलब आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, कम इम्पोर्ट कर रहे हो। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, नीचे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये है कि टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, सबसे ज़्यादा 5 कौन सी कमोडिटीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो सर्विसेज की कहीं बात नहीं हो रही, बस एक बार मैंने लिख दिया, कभी बस इतना ही पूछेगा वो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, यूजुअली पॉजिटिव रहता है। नॉर्मली अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कमोडिटीज़ गुड्स या मर्केंटाइज, इसी की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को करते हैं। फिर दूसरा किसको करते हैं, पर्ल, प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो आते हैं ना, ये पत्थर जो प्रीसियस पत्थर वगैरह होते हैं, नीलम और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये वाला। फिर ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, दवाइयों वगैरह को। फिर गोल्ड्स को एंड अदर प्रीसियस ज्वेलरी को, और देन आयरन एंड सिल्वर, स्टील। ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ों को हम ज़्यादा करते हैं। सेम इंपोर्ट की बात करते हैं हम 5 टॉप इंपोर्ट में। फर्स्ट इंपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का। देखो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या होता है कि एक ही क्रूड ऑयल होता है, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि कई चीज़ें होती है, जैसे मान लो सपोज करो कि पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया या नाफ्ता हो गया, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो पेट्रोलियम से, पेट्रोल से बनती है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम में या क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। सेकंड चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, गोल्ड करते हैं। हमारे देश गोल्ड ऑब्सेस्ड कंट्री है, कोई शादी उठा लो इतना गोल्ड खरीदेंगे, तो हमको गोल्ड की हमेशा ज़रूरत है। हम गोल्ड को एक्सपोर्ट भी सब ज़्यादा, इंपोर्ट भी सब ज़्यादा करते हैं सेकंड नंबर पे, और एक्सपोर्ट भी सब चौथे नंबर पे सब ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो खरीदते भी बहुत है और यहाँ से बाहर भी गोल्ड बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक लिस्ट बना रखी है भाई, थोड़ा देख लेना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे। थोड़ा बहुत रट भी लो, काम आएगा। अब ये है कि हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, यूएसए में, फिर यूएई में, फिर चाइना। ठीक है, और इंपोर्ट कहाँ से आता है हमारा सबसे ज़्यादा, चाइना से, और यूएसए से सेकंड नंबर पर, और यूएई से थर्ड नंबर। देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, ये ऊपर नीचे हो गया बस। एक्सपोर्ट जहाँ हम सबसे ज़्यादा भेजते हैं वो यूएसए है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारे कहाँ से आते हैं, चाइना। चाइना से मेनली इलेक्ट्रिकल के आइटम या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ज़्यादा आते हैं, आगे फ़ोन्स इस तरह की चीज़ें, दुनिया भर के लैपटॉप वैपटॉप, ये सारी की सारी चाइना से आते हैं। तो ये आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का पता रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और लिखा है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब आप टोटल मिला के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जोड़ लो, किसी कंट्री में एक्सपोर्ट भी, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंपोर्ट कितना हो रहा है, टोटल मिला के जो हमारा ट्रेड है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ होता है। यहाँ पे छोटी सी एक लिस्ट लिख दी थी मैंने। फिर सेकंड नंबर पे चाइना, फिर यूएई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, हल्के फुल्के आपको पता रहनी चाहिए, कुछ कुछ एग्जाम्स में ये सब पूछते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं पे थी, छोटी सी क्लास थी आज की। कल की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ट्राई करेंगे। आई थिंक मैंने काफ़ी थोड़ी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो कवर कर लिया है, 2 3 4 क्लासेज में और सब कुछ कवर हो जाएगा, जो जो एग्ज़ाम के हिसाब से। ज़्यादातर एग्जाम्स में इससे ज़्यादा पूछते भी नहीं है कोई, है ना। चलिए अब हम क्विज़ को कर लेते हैं। आज की क्विज़ काफ़ी अच्छी है, तो ध्यान से, मतलब थोड़े वन लाइनर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बहुत सारे आपने पहली बार देख रहे होंगे, पर मैंने सब कुछ डालने की कोशिश की जिससे कि आपके लिए सहूलियत हो, कोई भी एग्जाम में पूछे तो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969, बताइए जरा। 10, 11, 12, 14। आंसर इज 14।
व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस कौन से हैं? इशू ऑफ नोट्स, बैंकर्स का बैंक होता है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मैंने बताया था नोट भी ये इशू करता है, बैंकर्स को लोन देने के लिए यही काम आता है, इसलिए बैंकर्स ऑफ बैंक भी होता है। और गवर्नमेंट का बैंक भी यही होता है। गवर्नमेंट को अगर कभी भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना होगा या खरीदना होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसके द्वारा ही बिकवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स एंटर्ड इन बैंकिंग सिस्टम? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी स्टार्ट करने की इजाज़त स्टार्ट हुई, ये कौन सी कमेटी के बाद में हुआ? नचिकेत मोर कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, ऊषा थोरट कमेटी, या बैसल कमेटी? लगाइए तुक्के, अगर आता है तो वेरी गुड, पर इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट बैंक्स, देखो पहले बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, उससे पहले भी प्राइवेट बैंक्स थे, पर बीच में प्राइवेट बैंक्स नहीं आए। 1969 के बाद में कोई प्राइवेट बैंक नहीं आए। फिर आई थिंक 1992 में एक कमेटी बनी, उसके बाद में वापस से ICICI इस तरह के बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स स्टार्ट हुए। आंसर इज नरसिम्हन कमेटी, 2 बार आई थी, नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग क्वेश्चंस और समथिंग। Which bank was the first bank of India to provide mobile ATM? कौन सा बैंक है जिसने, फर्स्ट बैंक है जिसने मोबाइल बैंक की सुविधा दी? आई थिंक ICICI बैंक इज द फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मोबाइल ATM की बात हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा देखूंगा, मेरे हिसाब से ICICI बैंक है, मोबाइल ATM की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन फॉरेन कंट्रीज? कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है इनमें से, या पब्लिक सेक्टर बैंक या बोल सकते हो गवर्नमेंट बैंक है इनमें से, जिसकी सबसे ज्यादा फॉरेन में ब्रांचेज है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, या कॉरपोरेशन बैंक? ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आ भी सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर। EMI की फुल फॉर्म बताइए। देखो आई का मतलब इंस्टॉलमेंट्स तो है ही है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आती है ना EMI में, तो मंथली भी होगा ही होगा, तो A और C में से आंसर होगा। इजी का कोई मतलब नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बराबर के इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ दिया जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SEBI? आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, RBI। बैंक रेट तो इसके सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट ही होता है। नेक्स्ट इज एम बैंकिंग, जो आजकल नाम चलता है काफ़ी प्रचलन में, उसमें एम का मतलब क्या है? मनी, मार्जिनल, मैसेज, या मोबाइल फ़ोन? एट्थ क्वेश्चन, एम बैंकिंग में एम का मतलब क्या है? मनी, मार्जिनल, मैसेज, या मोबाइल फ़ोन? आंसर इज मोबाइल फ़ोन। मोबाइल पे जो सारा सिस्टम चल रहा है, उस मोबाइल के द्वारा जो भी हम बैंकिंग देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम बैंकिंग। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI लोकेटेड? RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, देहरादून? आंसर इज ए, मुंबई में है भाई, दिल्ली मत लगाना कोई भी। इन विच ईयर वाज इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI रीनेम्ड एज SBI? पहले SBI का नाम दूसरा था, पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम। कौन से साल में इसका नाम चेंज हुआ? 1955, 1957, 1962, 1965? ये भी UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर इज 1955 में चेंज हुआ। RRB रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन
इन द ईयर, कौन से साल में आरआरबी स्टार्ट हुए थे रीजनल रूरल बैंक्स? 1969, 72, 73, 75? आंसर is again very simple, 1975. Regional rural banks are sponsored by National Commercial Banks, RBI, State Bank of India, SBI मतलब, या Government of India? No, answer is commercial bank. It is sponsored by commercial banks. बट मैंने बताया था ना, कोई भी कॉमर्शियल बैंक इसको खोल सकता है आरआरबी, बट उसमें स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहेगा, स्टेट का भी रहेगा, खुद उस बैंक का भी रहेगा। ठीक है, अब बताइए स्टेट का कितना स्टेक रहता है आरआरबी में? 50%, 35%, 25% या 15%? आंसर इज 15%। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा, और 15% किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। पर स्पॉन्सर्ड बैंक ही होता है, ठीक है। आरआरबी कौन से साल में बना था? व्हेन वाज द आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? 1935, 1947, 1949, 1952? 1935 में आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1935, वेरी फेमस एक्ट, और 1935 में आरबीआई बना। Which of the following is the apex institution which handles the refinancing of agriculture and rural development in India? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को रीफाइनेंसिंग करता है, हैंडल करता है? आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड या सेबी? आंसर इज नाबार्ड, उसके नाम में ये सब कुछ है। ATMs which are owned and managed by non-banking entities are also are known as नॉन बैंकिंग एंटिटीज, मतलब जो जैसे SBI या RBI इस तरह से नहीं, जैसे रिलायंस खोल ले कोई ATM सपोज करो, तो उनको किस तरह के ATMs बोलते हैं? रेड लेबल, वाइट लेबल, ग्रीन लेबल या ब्लू लेबल ATM? आंसर इज वाइट लेबल ATMs बोलते हैं उनको, ठीक है, वाइट लेबल याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक्स, बैंक्स कुछ नए नए फॉरेस्ट टाइप की चीज़ें लगाए। फाइनेंसिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स, बैंक कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए फाइनेंस दे, उनके लिए लोन ज़्यादा दे। फाइनेंसिंग ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन ऑफ बाय द इंडिया बाय द बैंक, खेती से रिलेटेड, पानी की सिंचाई से रिलेटेड बैंक्स, मतलब उनको दे पैसा ज़्यादा। ऑल ऑफ दिस, देखो नाम देखो ना, ग्रीन इरिगेशन तो हो ही नहीं सकता कोई ऐसा, इरिगेशन से ऐसे क्या होता है, तो फसल का होता है, एग्रीकल्चर का। मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फाइनेंस करने के लिए जो बैंक, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या हो सकता है? जैसे मान लो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, दैट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, या विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, दैट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो उसके लिए जो लोन देंगे उसको बोलेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग। दैट इज बी द करेक्ट आंसर, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई? इनमें से आरबीआई कौन सी चीज डिसाइड नहीं करता? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या इनकम टैक्स रेट? मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा पार्ट है नहीं? आंसर इज वेरी सिंपल, इनकम टैक्स रेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड नहीं करता इनकम टैक्स रेट, ठीक है। वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता, ये गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में आता है। तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में भी एक क्लास होगी, उसमें बताऊंगा मैं, इनकम टैक्स वगैरह वही डिसाइड करता है। 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या नाबार्ड? देखो COD तो कोई आंसर मत देना, नहीं तो फालतू का गुस्सा आ जाएगा, ये सब तो उनके नोट वोट का कोई काम करते नहीं। आंसर A और B में से ही है। अच्छा, नोट कौन इशू करता है? मैंने पहले बताया, सारे नोट जो इंडिया के सारे नोट वो आरबीआई इशू करता है, बस एक नोट के अलावा। 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं डिसाइड करता, मतलब इशू करता, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
याद रखना, सिर्फ 1 रुपए का नोट, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 20,000, जो भी आएगा नोट, वो सब के सब नोट्स आर issued by RBI. Only 1 rupees note is issued by Ministry of Finance. ये याद रखना, ठीक है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नाउ हु डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? इंडिया में अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आराम से पहले सुन लो आंसर क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या नीति आयोग? अभी तक सबके गलत आंसर। नीति आयोग कैसे डिसाइड करेगा बेटा? नहीं, नीति आयोग मॉनेटरी पॉलिसी में कहाँ घुस गया, वो तो नहीं डिसाइड करता। आपका कंफ्यूजन हो सकता है आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, बट आंसर इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यार। बार बार मैं बताया तो था, 6 जनों की कमेटी बनती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। आरबीआई उस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। वो पहले वो कमेटी डिसाइड कर लेगी रेपो रेट ये होगी, रिवर्स ये होगी, ये सब कुछ होगा, और आरबीआई का काम क्या है? उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, वो सारी की सारी चीज़ों को। तो आंसर इज सी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 जनों की कमेटी होती है, चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। 3 गवर्नमेंट की तरफ से चुने जाते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से चुने जाते हैं, इस तरह से। अब 21वां क्वेश्चन पढ़ो, इनमें से कौन सा टूल मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर मतलब रेपो रेट, बैंक रेट, या ब्लू चिप? आंसर इज ब्लू चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पेपर करेंसी इंडिया में फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अकबर, या ब्रिटिश गवर्नमेंट? पेपर करेंसी जो आजकल चलती है ना, पेपर करेंसी, अभी तो वो मतलब पेपर ही, मोस्टली पेपर ही चलती है आजकल तो। पेपर मतलब जो ये कागज के बने होते हैं। कॉइन वगैरह धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, वैसे भी कॉइन की बात नहीं कर रहा, पेपर करेंसी की बात कर रहा हूँ। आंसर इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर करेंसी स्टार्ट की थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। हु इज द हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन बैंक्स नेशनलाइज्ड? जब बैंक्स नेशनलाइज हुए थे तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या चरण सिंह? आंसर इज इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, 1969 में 14 बैंक्स वर नेशनलाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नेशनलाइज मतलब जो प्राइवेट बैंक थे उनको भी बोला कल से तुम सरकारी बैंक हो, दैट इज नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ गोट नेशनलाइज, कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नेशनलाइज हो गया? 1948, 49, 50, या 47? आंसर इज 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था इंडिया में जो एस्टेब्लिश हुआ? कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, कोऑपरेटिव या इस तरह के बैंक्स के नहीं। तो आंसर इज, आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आंसर इज ओद commercial bank was the first bank, commercial bank was the first commercial bank which was established in India 1772 कुछ ऐसा इस तरह का, मेरे को ये याद नहीं है, उसमें इस्टेब्लिश हुआ था। तो आंसर इज ओवध, ओद या अवध बोल सकते हैं, पर ओद बोलते थे पहले, कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडिया फर्स्ट डिजिटल विलेज लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक। अभी न्यूज़ में भी था कुछ साल पहले, आईसीआईसीआई बैंक ने एक विलेज को डिजिटल विलेज बनाने का संकल्प लिया है। वो कौन सा, वो पहला डिजिटल विलेज बनेगा एक तरह से, तो कौन सा गांव था? अकोदरा, बकराना, सालनपुर, या रोजिद? लगा लो तुक्के। आंसर इज अकोदरा। गुजरात में एक अकोदरा नाम की जगह, अभी न्यूज़ में भी था ये पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है।
अकोदरा वो गांव है जिसमें आईसीआईसीआई ने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बनाने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो आप नाम याद रखिएगा, अकोदरा। डिजिटल विलेज का मतलब क्या है, वहाँ पे एक तरह से इस तरह के भाई वहाँ की हॉस्पिटल की जगह वहाँ पे दूर से ही डॉक्टर्स होंगे जो वहाँ पे इलाज करेंगे, जिसको टेली मेडिसिन बोलते हैं। दूर से ही एजुकेशन सिस्टम होगी जिसको टेली एजुकेशन बोलते हैं। और हर हर किसी के पास बैंकिंग सिस्टम होगा। इस तरह का चीज़ें उन्होंने लिया। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज, पहला इंडिया का बैंक कौन सा था? देखो वो फर्स्ट था, वो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था। ये फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये मैं चीज़ें पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ें डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, नहीं भी पता हो तो आज के बाद में पता रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच आउटसाइड ऑफ इंडिया? कौन सा बैंक था जिसने, पहला बैंक था इंडिया का जिसने भारत के बाहर अपनी ब्रांच खोली? बाहर, प्रिसाइजली बोलो तो लंदन में खोली। 1946 में खोली थी पहली ब्रांच, और वो बैंक था BOI, बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन बैंक गोट ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन होता है ISO 15,000, ISO 9001, इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे ISI मार्क होता है क्वालिटी के लिए, इसी तरह से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो आंसर इज कैनरा बैंक। ठीक है, थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ें इसमें, अब ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इंडियन बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग दी थी? आज जो हम लोग करते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग। SBI, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, BOI। SBI में इतनी होप कैसे है? गवर्नमेंट बैंक इतने फास्ट हैं क्या? आंसर इज ICICI बैंक। देखो एक ही प्राइवेट प्राइवेट था चारों में, तो ICICI बैंक इज द आंसर। फर्स्ट इंडियन बैंक विच इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड्स, जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट किए। म्यूचुअल फंड्स आप जानते हो, कुछ लोग पता नहीं, कुछ लोग जानते होंगे। शेयर मार्केट होता है, उसी में एक तरह से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में। तो ठीक है, मैं ज़्यादा उस पर जाऊँगा नहीं, पर ये SBI ने सबसे पहले लॉन्च किया था। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता होंगे, पर अब फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक कौन सा है इंडिया का? नाम है पांडियन बैंक, प्रथमा बैंक, पल्लवन बैंक, या बैतरनी बैंक। फर्स्ट RRB इंडिया का जो नाम उसका क्या है? लगा लो वैसे ही तुक्का यार, क्या दिक्कत है। आंसर इज B। पहला ना प्रथम नाम से, ऐसे ही याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रथमा बैंक। ठीक है, आंसर इज B। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इज, इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक कौन सा था? वो RRB था, फर्स्ट RRB, ये कोऑपरेटिव बैंक। अनन्या कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, कराड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आंसर इज अनन्या कोऑपरेटिव बैंक इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्विज भी खत्म होती है।